हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं ड्राइंग ऑफ कर्व्स। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स में एरिया अंडर द कर्व हमें पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर एरिया अंडर द कर्व्स। तो एरिया सीखने के लिए हमें कर्व्स की ड्राइंग आनी बहुत ज़रूरी है। तो तरह तरह के कर्व्स आज हम ड्रॉ करना सीखते हैं, जो हमने मोस्टली +1 में भी पढ़े हुए हैं। चलिए जी, सबसे पहले जैसे स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो एनी वन लीनियर, एनी 1 डिग्री इक्वेशन, और कह लो लीनियर इक्वेशन, एनी 1 डिग्री इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन 1 और 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। तो एरियाज अंडर द कर्व हम सीख ही तभी सकते हैं जब हमें ड्राइंग अच्छे से आती है। डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स हम पहचान जाएंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, क्या चीज़ है, फिर हम उसे प्रॉपर ड्रॉ भी कर सकें। तो ड्राइंग का मतलब है कि हम इक्वेशन देखते ही उसको ड्रॉ कर सकें। तो ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो एनी 1 डिग्री इक्वेशन कह लो या लीनियर इक्वेशन कह लो, एक या दो वेरिएबल्स के अंदर रिप्रेजेंट्स लाइन, वो हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल, कभी आपको कोई बोले, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 ड्रॉ करो। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x की पावर 1 है और एक ही वेरिएबल है x। तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कैसी लाइन होएगी? x इज इक्वल टू 2, ये लाइन होती है जो मैंने ड्रॉ करी है, x एक्सिस y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 2 हमने ड्रॉ कर दी। कोई आपको बोलता है y इज इक्वल टू -3 ड्रॉ करके दिखाओ, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, एक वेरिएबल में है। तो y -1, y -2, y -3, तो ये लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू -3। अब अगर आपको कोई कहता है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? लीनियर इक्वेशन है, हाँ जी है, x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है। बट इस बार दो वेरिएबल्स है, x एंड y। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। बेस्ट कौन से होते हैं? हमने +1 में भी बात की हुई है। ऑन x एक्सिस पुट y0। ये लाइन x एक्सिस को कब कट करेगी? जब y0 होगा। तो जो गिवन इक्वेशन है उसमें y को 0 डाल दो, तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट हो गया हमारे पास 3,0। तो 3,0 से पास करेगी ये लाइन। बेस्ट रहती है ये चीज़ हमेशा। ऑन y एक्सिस पुट x इज इक्वल टू 0। देखते हैं ये लाइन y एक्सिस पे कहाँ से कट करेगी। तो लाइन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 ऑन y एक्सिस। देखते हैं y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। ऑन y एक्सिस पुट x इज इक्वल टू 0, तो x को 0 डाला, तो y कितना आ गया जी? 2। तो x था 0, y है 2, तो y एक्सिस को ये 0,2 पे कट कर रही है एंड x एक्सिस को ये 1 2 3 3,0 पे कट कर रही है। तो दो पॉइंट्स हमें मिल गए, बस दो ही पॉइंट चाहिए होते हैं। बेस्ट क्या रहते हैं? ऑन x एक्सिस पुट y0, ऑन y एक्सिस पुट x0। तो ये दो पॉइंट्स मिल गए और हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है जी, अब हमें लाइंस तो ड्रॉ करनी आ गई है ना, हमें लाइंस तो ड्रॉ करनी आ गई है कि किस तरह से लाइंस ड्रॉ करते हैं, और सीख लेते हैं। तो कभी कोई आपको बोले y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ करके दिखाओ, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी होती है? x को पुट करो 0, y भी 0 आ रहा है, तो एक पॉइंट तो मिल गया। जिस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होती, जैसे +2 +3 कुछ नहीं है, वो हमेशा ओरिजिन से पास करती है। तो ठीक है, x को 0 डाला, y 0 आ गया। x को 2 डाल दो, तो y भी 2 आ रहा है। तो 2,2 ये पॉइंट है। तो 0,0 से पास कर रही है, 1,1 2,2 3,3 से पास कर रही है। दो पॉइंट लिए कोई भी और उनको ज्वाइन कर दिया, तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, तो y इज इक्वल टू -x। सिमिलरली x को 0 डाला, y 0 आ गया। x को 1 डाला तो y आ गया -1, तो 1 डाला तो आया y -1, तो यानी 1, -1 भी आ गया। ज्वाइन करा तो ये लाइन बन गई। तो y इज इक्वल टू -x हमने इस तरह से ड्रॉ कर ली। ठीक है, +1 में हमने सीखा था एक 1 पॉइंट फॉर्म। +1 में हमने सीखा था स्ट्रेट लाइंस के अंदर 1 पॉइंट फॉर्म। रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो x1 y1 से पास कर रहा है एंड जिसकी स्लोप है m। तो इसकी इक्वेशन क्या होती थी जी? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। इसको कहते थे 1 पॉइंट फॉर्म। फिर +1 में हमने सीखा था, ये पता होना चाहिए आपको, 2 पॉइंट फॉर्म।
कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो 2 पॉइंट से पास कर रही है। लेट से एक पॉइंट है जी x1 y1, एक और पॉइंट है x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होती थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप होती है इस बार y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो ये होती थी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। +1 में एक हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, वो भी कहीं कहीं यूज़ हो सकती है इंटरसेप्ट फॉर्म, कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो x एक्सिस को a पे कट कर रही है एंड y एक्सिस को b पे कट कर रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 वेयर a एंड b आर इंटरसेप्ट्स ऑन x एंड y एक्सिस, वेयर a एंड b आर x एंड y इंटरसेप्ट्स। तो a क्या है, x इंटरसेप्ट, मतलब x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, एंड b क्या है, y इंटरसेप्ट। ठीक है जी, हमें लाइंस के बारे में पता लग गया। कोई भी लीनियर इक्वेशन एक या दो वेरिएबल में हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करती है और लाइन को ड्रॉ करना हमने सीख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कल। सबसे पहले हम करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान से सीखना, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल हम बचपन से ड्रॉ करते आ रहे हैं। सर्कल में खास बात क्या होती है, सबसे पहले होता है एक सेंटर जहां हम कंपास रख देते हैं, तो ये सेंटर हो जाता है फिक्स h कॉमा के, लेट सेंटर h कॉमा के, और ये फिक्स है, ये नहीं हिलेगा। फिर हम कोई रेडियस खोल के, और ये पेंसिल का या पेन का वेरिएबल पॉइंट होता है, लेट से x कॉमा वाई, और इसको घुमाते हैं, मूव कराते हैं कुछ इस तरह से, सच डैट ये जो p पॉइंट है ये वेरिएबल पॉइंट है, इसलिए मैंने x कॉमा वाई लिख दिया। ये कहीं पे भी जा सकता है, सच डैट CP डिस्टेंस जो है, सच डैट जो CP डिस्टेंस है वो रेडियस r के बराबर होता है ना, सच डैट CP जो डिस्टेंस है वो रेडियस r के बराबर होता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल तक हम पहुंचते कैसे हैं, CP इज इक्वल टू R। CP डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, कि भाई y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। बहुत ध्यान से देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं करता हूं तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको कहते हैं जी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। x और y वेरिएबल आएंगे ही आएंगे, तो ये जो है CTM कमिट टू मेमोरी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इसे कहते हैं। सर्कल में दो ही खास बात है, सेंटर एंड रेडियस। तो सेंटर क्या होता है, जो x माइनस एच है ना, तो h एंड y माइनस के होना चाहिए, मतलब y के बाद माइनस ही होना चाहिए, जो उसके बाद होता है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। x माइनस होना ही होना चाहिए, उसके बाद जो होता है h, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के आगे h एंड k। रेडियस क्या आ गया यहाँ पे, RHS में जैसे r का स्क्वायर है तो r, रेडियस क्या आ गया r, इतने मैनी यूनिट्स। सर्कल में दो ही खास बात है, सेंटर एंड रेडियस। सेंटर आ गया जी h कॉमा के, रेडियस आ गया r, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। आओ एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं इसके ऊपर हम। एग्जांपल मान लेते हैं, क्वेश्चन है x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सॉल्यूशन, बस मुझे ये बोला गया था इसका सेंटर बताओ एंड रेडियस बताओ, और उसके बाद इसको ड्रॉ करके दिखाओ। तो सॉल्यूशन मैंने क्या किया कि भाई कंपेयर किया x माइनस एच के साथ, तो ये तो ठीक है, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y के बाद माइनस आना चाहिए, इसलिए मैंने लिख लिया इसे y माइनस ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर चाहिए, RHS में तो 9 को लिखा मैंने 3 का स्क्वायर। तो सेंटर क्या आ गया जी, एक तो 2 एंड एक तो -3, 2 कॉमा -3 आया सेंटर, एंड रेडियस कितना आ गया, RHS में देखो 3 का स्क्वायर मतलब 3 यूनिट्स। आ जाओ इसको ड्रॉ करते हैं। तो सेंटर -2 कॉमा -3, तो ये हो गया जी सेंटर 2 कॉमा -3, रेडियस है 3, तो कुछ इस तरह से एक सर्कल बनेगा, है ना। रेडियस है 3, तो कुछ इस तरह का, एक बारी मैं फिर दिखाता हूँ दोबारा से अच्छा सा बना के।
तो रेडियस है 3, तो एक्स एक्सिस को जस्ट टच करते हुए निकलेगा इस तरह से, तो ये सर्कल बनेगा। तो ड्राइंग की गेम है, ड्राइंग अच्छे से बनानी है। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं, और इसी के ऊपर एग्जांपल देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, कहेंगे बताओ सेंटर बताओ एंड रेडियस बताओ। तो आप फिर से कैसे कंपेयर करोगे इसको, x माइनस एच का होल स्क्वायर तो x माइनस एच का होल स्क्वायर ये परफेक्ट है, y माइनस के का स्क्वायर तो y माइनस 0 का स्क्वायर कर दिया मैंने। RHS में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 6 को लिख दिया √6 का स्क्वायर। तो सेंटर क्या आ गया जी, h कॉमा के एंड रेडियस कितना आ गया, √6 यूनिट्स। ठीक, चलो जी, तो फिर दोबारा देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मैं कहता हूं अगर सेंटर 0 0 करा दो, मतलब h0 k0, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसा सर्कल ड्रॉ करके दिखाओ। फिर दोबारा दिखो, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करके दिखाओ जिसका सेंटर 0 0 है एंड रेडियस आर है, तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कहते हैं ड्रॉ कर दो, तो कुछ इस तरह का सर्कल होगा जिसका सेंटर है 0 0 एंड रेडियस है आर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आर कॉमा 0 माइनस आर कॉमा 0, ऊपर वाले के 0 कॉमा आर एंड नीचे वाले के 0 कॉमा माइनस आर। ठीक है जी, ये अब आप अच्छे से समझ गए। एक लास्ट इसके ऊपर एक और एग्जांपल, कभी हो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कहते हैं ये कैसा सर्कल है, कहते हैं ये कैसा सर्कल है बताओ, ड्रॉ करके दिखाओ। तो मेरी एक बात बड़े अच्छे से याद रखना, सर्कल तब बनता है जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना। ठीक, तो मैंने क्या करा, इस जो गिवन है ना, मुझे पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 को लिखा 3/2 का होल स्क्वायर। अब बन गई बात, सेंटर आ गया जी 0,0 एंड रेडियस कितना आ गया 3/2 यानी 1.5 यूनिट्स। कर दो ड्रॉ, तो ये ड्रॉ हो गया जिसका सेंटर है 0,0 एंड रेडियस कितना है 3/2,0, तो रेडियस है 3/2। ठीक है जी, तो ये भी हमने ड्रॉ करना सीख लिया। तो अभी हमने सीखा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब हम सीखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान से देखना, अब सेकंड है सर्कल के अंदर ही जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का भी स्क्वायर होगा वाई का भी स्क्वायर होगा, दोनों के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, दोनों के बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये भी एक सर्कल की इक्वेशन होती है, वो स्टैंडर्ड थी, ये जनरल है, दोनों यूज हो जाती है, बहुत यूज होती है। इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। भाई सर्कल में तो दो ही खास बात होती है, सेंटर एंड रेडियस। तो इसमें खास बात क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम ही होना चाहिए, दोनों के बीच में प्लस का ही साइन होना चाहिए। तो एक्स और वाई के दोनों के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए, तब बात बनेगी। अगर ऐसा है तो पक्का है ये सर्कल है। ठीक, तो इस सर्कल का सेंटर बताओ, इस सर्कल का सेंटर क्या आता है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। अब एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको मन में -2 से डिवाइड कर दो। एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको मन में -2 से डिवाइड कर दो, तो क्या बचा -g। सेम इसी तरह y का जो कोफिशिएंट है, लिख लेना अपनी वर्डिंग में, y का जो भी कोफिशिएंट है इसको भी मन में -2 से डिवाइड करो। तो मैंने क्या कहा,
फॉर सेंटर, सेंटर निकालने के लिए डिवाइड कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y बाय -2। ठीक, तो y का जो कोफिशिएंट था +2f, उसको -2 से डिवाइड करा तो -f, ये सेंटर होता है जी। अब रेडियस, दो ही तो चीज़ें हैं सर्कल में, सेंटर एंड रेडियस। रेडियस तक कैसे पहुंचेंगे? ये जो अभी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए हैं ना -g, उसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, -g का स्क्वायर g स्क्वायर, प्लस अभी अभी जो -f आया ना उसका भी स्क्वायर कर दो तो f स्क्वायर, माइनस ऑफ c क्या होगा? ये वाली कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ c का अंडर रूट, ये होता है जी रेडियस। कोई बड़ी बात नहीं है, +1 में हमने किया हुआ है। फिर दोबारा देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है? जब x² और y² का कोफिशिएंट 1 हो। एक और बात, RHS शुड बी 0, RHS में 0 होना चाहिए, है ना। अगर कुछ भी होगा RHS में 2 3 4 5, उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओगे ताकि वो C बन जाए। तो सेंटर एंड रेडियस हमने निकालना सीख लिया आज। सेंटर निकाला, फिर रेडियस कैसे निकलता है? -g का स्क्वायर करा, -f का स्क्वायर करा, फिर -c, सिंपल c होल का अंडर रूट, इतने मैनी यूनिट्स, ये रेडियस होता है। कहते कोई एग्जाम्पल करके दिखाओ। चलिए जी एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। तो एक एग्जाम्पल है, मान लेते हैं क्वेश्चन है x² + y² + 4x - 6y + 4 = 0। चलिए देखिए, x² और y² का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, ओके। RHS में 0 है, ओके। फिर हम सेंटर निकाल सकते हैं। मान लेते हैं x² और y² का कोफिशिएंट 4 होता अगर, तो मैं पहले पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देता, जैसे मैंने अभी ये देखो एक पिछले एग्जाम्पल में भी करके दिखाया था, पहले 4 से डिवाइड किया था। ठीक है जी, तो यहाँ पे ओके है। x² y² का कोफिशिएंट 1 है एंड RHS में 0 है। तो सेंटर कैसे निकालते हैं? x का जो कोफिशिएंट है +4, उसको -2 से डिवाइड कर दो तो क्या बचा? -2। एंड y का जो कोफिशिएंट है -6, उसको भी -2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड किससे करना है? -2 से। तो -6 को -2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया? 3। सेंटर तो निकल गया। रेडियस देखते हैं, तो रेडियस कैसे निकलता है? अंडर रूट ऑफ जो अभी अभी सेंटर आया, जैसे -2 का स्क्वायर, 3 जो आया अभी उसका स्क्वायर, माइनस ऑफ c क्या होता है? ये वाली टर्म देखो ऊपर, तो माइनस ऑफ c, 4 से 4 कट बचा कितना? 9, 9 का अंडर रूट कितना हो गया? 3। तो रेडियस आ गया 3 यूनिट्स। आओ जी ड्रॉ कर देते हैं। तो ड्रॉ कैसे करेंगे? -2 + 3, चलो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। इसको आप फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। फटाफट से जो भी किया मैंने नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, रब कर रहा हूँ सब कुछ। तो -2, 3 सेंटर है एंड रेडियस है 3। -2, 3 सेंटर है एंड रेडियस है 3। इसको ड्रॉ करना है, तो -2 एंड 1 2 3, तो -2, 3 एंड रेडियस है 3। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये ड्रॉ हो जाएगा कि रेडियस है 3 एंड सेंटर है -2, 3। कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ड्राइंग ही तो सीखनी है आज हमें। चलिए जी नेक्स्ट। अब मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन, ये सब कुछ नोट डाउन करिए, मैं कुछ रब करके एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। तो ये सब जब आपने नोट डाउन कर लिया, मेरी तरफ से अब क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करना। x² + y² = 8x। मैं आपको कह रहा हूँ, बताओ इसका सेंटर बताओ, रेडियस बताओ। गारंटीड आएगा इस साल बोर्ड में। इसका सेंटर बताओ, रेडियस बताओ। तो बच्चा इसको जनरल फॉर्म में लेके जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। RHS में 8 अगर होता, सिर्फ 8 होता तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते थे, बट 8x है, ले आओ उसको उठा के LHS में। y है नहीं है तो 0y, कांस्टेंट टर्म है नहीं है तो 0 = RHS में क्या बचा? 0। तो देखो x² और y² का कोफिशिएंट 1 है, तो सेंटर कैसे निकलेगा?
एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको मन में -2 से डिवाइड करो 4, वाई का जो कोफिशिएंट है उसको मन में -2 से डिवाइड करो 0। रेडियस कैसे आता था, ये जो भी सेंटर आया इसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म 0, तो 16 ही बचा, 16 का √4, 4 यूनिट्स। ड्राइंग कैसे करेंगे, सेंटर है 4,0, रेडियस है 4, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक, सारी गेम ड्राइंग की है, तो ड्रॉ करने को बोला गया था क्वेश्चन में कि ड्रॉ दिस, तो हम वही सीख रहे हैं आज, तो हमने ये ड्रॉ करके दिखा दिया। चलिए जी, सर्कल हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है पैराबोला। +1 में हम करते थे पैराबोला। बना तो कोई भी पैराबोला सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड पैराबोलास कौन से होते थे, स्टैंडर्ड पैराबोलास, एक बारी पहले स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं। लाइन की पहचान क्या थी, लीनियर इक्वेशन, एक्स और वाई की पार 1 ही होती थी। सर्कल की पहचान क्या है, एक्स का स्क्वायर होगा, वाई का स्क्वायर होगा, दोनों के कोफिशिएंट 1 होंगे और दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा। ये सर्कल की पहचान थी। पैराबोला की पहचान क्या होती है, 2 वेरिएबल तो पक्का है, एक्स और वाई, एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक होगा एंड एक वेरिएबल लीनियर होगा। एक्स अगर क्वाड्रेटिक है तो वाई लीनियर में होगा, और एक्स अगर लीनियर में है तो वाई क्वाड्रेटिक में होगा, मतलब उसकी पावर 2 होगी। तो ये पैराबोला की पहचान होती है। स्टैंडर्ड पैराबोला हमने पढ़े हुए हैं +1 में। पहला होता था y² = 4ax, y² = 4ax। तो ये कैसे बनाते थे हम, y² = 4ax, जो राइट में खुलता था इस तरह से, तो ये होता था y² = 4ax। ओरिजिन से पास करता था, वर्टेक्स होती थी ओरिजिन, ए होता था इसमें फोकस, a,0। ठीक, आज ज़्यादा फोकस का काम नहीं है हमें, बस खुलना आना चाहिए। y² = 4ax कहाँ खुलता है, राइट साइड पे, y² = 4ax ऐसा होता है। जो लाइन फोकस से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसको क्या कहते थे, लेटस रेक्टम, L' ये लाइन लेटस रेक्टम भी होती थी। छोड़ो, इग्नोर करो लेटस रेक्टम को। सेकंड पैराबोला पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड होता था y² = -4ax। बहुत ज़्यादा उतनी डिटेल में नहीं करना जितना +1 में करते थे, बस ड्रॉ करने आने चाहिए, ये इजी वाले ही होते हैं। y² = -4ax क्या होता था, पहला था y² = 4ax, तो इसमें x क्या होती थी, एक्सिस, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है पहला पैराबोला। दूसरा पैराबोला है -x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, तो ये लेफ्ट में खुलता है, तो ये पैराबोला होता है जी y² = -4ax। 0,0 ही इसकी वर्टेक्स होती है एंड फोकस कितना होता है, -a,0। थर्ड पैराबोला होता है जी x² = 4ay, अपवर्ड पैराबोला, तो इसकी एक्सिस क्या होती है, y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है, इसको कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। एंड फोर्थ वन इज x² = -4ay, डाउनवर्ड पैराबोला, तो -y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ये, है ना, -y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ये 4 पैराबोलाज हमें ड्रॉ करने आने चाहिए हर टाइम, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से मैंने बताया आपको, एक वेरिएबल का स्क्वायर है, देखो कभी x का स्क्वायर है तो y लीनियर है, y का स्क्वायर है तो x लीनियर है। ठीक, तो ये हमने ड्रॉ करना सीख लिया। अब अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे, लेट्स से क्वेश्चन है ड्रॉ, बहुत ध्यान से देखना, कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे आज हम किसी एक क्वेश्चन का। तो चलो क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ y = 2x - x², ये क्वेश्चन था, कहते इसको ड्रॉ करके दिखाओ। बड़े ध्यान से देखना, बस ये समझ आ गया, पूरा टॉपिक ही आज का समझ आ गया। कहाँ से मुझे हिंट आया, सबसे पहले y लीनियर है, x का स्क्वायर है, तो मुझे पता लग गया ये पक्का पैराबोला है। पहली बात, काश सिंपल y = -x² टाइप का होता तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाता, बट अब कुछ और भी है, 2x भी है, हो सकता है खुलेगा नीचे की तरफ, हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, खुलेगा नीचे की तरफ, कुछ ऐसी शेप आएगी। यहाँ तक मुझे हिंट लगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
हमेशा ना ये तो काम कर ही लेना चाहिए। देखते हैं पैराबोला कहाँ कहाँ कट कर रहा है। ऑन एक्स एक्सिस पुट y0, एक्स एक्सिस को देखते हैं कहाँ कहाँ कट करेगा। ये काम हमेशा करना चाहिए, जो मैं लाइंस में भी करता था, कि जो गिवन कर्व है वो देखते हैं एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। y को 0 डाल दो, तो y 0 डाला, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x कॉमन आया जी, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो या तो x इज इक्वल टू 0 या तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो ये कर्व जो है x एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, एक तो 0 पे और एक तो 2 पे। ठीक, अभी देखना दोबारा, मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ। एक तो ये कर्व x एक्सिस को 0 पे कट कर रहा है, एक, अच्छा x एक्सिस पे y तो 0 होता ही होता है, और एक ये 2 पे कट कर रहा है, तो 2,0। यहाँ से ये कर्व पास करेगा, यहाँ से ये कर्व पास करेगा। देखते हैं y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो साथ के साथ ये भी कर दिया। देखते हैं y एक्सिस पे कहाँ कहाँ से पास कर रहा है। ऑन y एक्सिस पुट x0, तो y एक्सिस पे x0, तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने x को 0 डाला, तो y कितना आएगा, 2 इंटू 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो y 0। मतलब y एक्सिस को ये सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे कट करेगा, y एक्सिस पे कभी पास नहीं करेगा, सिर्फ ओरिजिन के अलावा। तो यानी कि अब मैं रफ फिगर बनाऊं, है ना, रफ फिगर बनाऊं, तो देखो इतने के बाद मुझे थोड़ा सा आइडिया लगना स्टार्ट हुआ। रफ फिगर बनाएं तो कुछ 0,0 एंड 2,0 डाउनवर्ड पैराबोला है, कुछ ऐसा ऐसा बनना चाहिए। और y एक्सिस को सिर्फ एक ही बार ही कट कर रहा है, कुछ ऐसा ऐसा बनना चाहिए। अब आपने कहा कि ये जो ऊपर जाके यहाँ घूम रहा है वो टर्निंग पॉइंट बताओ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू यही तो है इस फंक्शन की। नीचे तो चलो जितना मर्जी जाता रहे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये ऊपर वाला ए पॉइंट और निकाल दो, तो इसको कहते हैं कंप्लीट पोस्टमार्टम हो गया। मुझे सब कुछ पता लग गया इस कर्व के बारे में कि घूमेगा कहाँ से। टर्निंग पॉइंट, देखो वैसे तो ज़रूरत थी नहीं टर्निंग पॉइंट निकालने की, फिर भी आप निकालना चाहते हो तो आ जाओ, सीखते हैं। आपने सीखा था मैक्सिमा और मिनिमा, खाली नंबर लेने के लिए नहीं सीखा, उसको यूज़ करते हैं। तो फंक्शन ले लो, जैसे y जो क्वेश्चन है ना हमारा, y कह लो या f ऑफ x कह लो, ये फंक्शन है जी 2x माइनस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमा मिनिमम में क्या करते थे हम, पहले करते थे डिफ्रेंशिएट, 2x की डिफ्रेंशिएशन 2, एक्स स्क्वायर की 2x, फिर मैं कहता था फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू 0, f डैश x को 0 डाल दो, तो 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे घूमेगा ये, पता नहीं मैक्सिमा होगा पता नहीं मिनिमा होगा, है ना। वो कैसे पता लगता था, स्टेप 2, 1 पे है कुछ, x को 1 डालेंगे तो कुछ आएगा, या तो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। दिख तो रहा है फिगर में कि मैक्सिमम है, x इज इक्वल टू 1 पे इसकी हद से हद बस x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू आएगी और वो मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद ये ग्राफ नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। चलो फिर भी थ्योरी से भी पता करते हैं। स्टेप 2 क्या होता था, डबल डिफ्रेंशिएट, सिंगल डिफ्रेंशिएशन जो हुई थी उसकी डबल डिफ्रेंशिएशन कर दो, 2 की 0 माइनस 2x की -2, -2 क्या होता है जी, लेस देन 0। डबल डेरिवेटिव जब लेस देन 0 होता था, देयरफॉर जो हमने ऊपर पॉइंट निकाला है वो क्या आता था, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब x को 1 डालोगे तो इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, कितनी आएगी, x को 1 उठा के को डाल दो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में x को 1 डाल दो, तो देखो y कितना आ रहा है। तो क्वेश्चन में मैंने x को 1 डाला, 2 इंटू 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 इज़ 1, तो x1 y1, x को 1 डाल के इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो जो a पॉइंट है ना, मुझे वो भी पता लग गया, 1,1 पे ये ग्राफ घूमेगा, टर्न करेगा। आज जी अब फेयर फिगर बनाते हैं, इसकी बिल्कुल परफेक्ट फिगर, हर चीज़ पता लगी मुझे इस ग्राफ के बारे में। शेप, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। पहला पॉइंट क्या था, शेप पता कर लो, है ना, फर्स्ट हिंट ये था। तो शेप्स मैंने पता कर ली, कुछ ऐसा ऐसा बनेगा। सेकंड पॉइंट था, ये देखा करो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वो पॉइंट्स मार्क कर लो। थर्ड, अगर टर्निंग इफेक्ट्स भी देखने हैं, मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी वैल्यूज़ देखनी है, तो हमने डिफ्रेंशिएशन की एप्लीकेशन में मैक्सिमा सीखा हुआ है, मैक्सिमा मिनिमा,
वो लगा के आप ये भी देख सकते हो कि ग्राफ कहाँ पे मुड़ेगा, कौन सी एक्स की वैल्यू पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और फिर उसको क्वेश्चन में डाल दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, मतलब वाई की वैल्यूज़ मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक, तो x इज इक्वल टू 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो 1,1 पे ये ग्राफ टर्न करेगा, तो टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, अब हमने पैराबोला बहुत अच्छे से ड्रॉ करना सीख लिया। बेसिक्स यही हैं पैराबोला के, स्टैंडर्ड पैराबोलाज, ये चारों अच्छे से नोट डाउन करने हैं आपको। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आज का नेक्स्ट पॉइंट एलिप्स। एलिप्स क्या होता था? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की भी। दो तरह के एलिप्स हम पढ़ा करते थे +1 में, बस वही चाहिए, ज़्यादा एडवांस नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड एलिप्सिस। एक एलिप्स होता था x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। जिसमें a इज ग्रेटर देन अगर b है तो ये बनता था, ध्यान से देखना, इस शेप का। ठीक, तो जहाँ ये होता है पॉइंट a,0 वर्टिसिस a,0 एंड -a,0, ऊपर वाली माइनर एक्सिस 0,b, सॉरी b,0 नहीं है, 0,b एंड 0,-b। तो ये वाली जो लेंथ होती है b से -b की तरफ, इसको कहते थे माइनर एक्सिस, एंड -a से a जो लेंथ होती है इसको बोलते थे मेजर एक्सिस। ठीक, तो ये होती थी एलिप्स। सर्कल और एलिप्स में कितना फ़र्क है? चलो पहले दूसरे वाले एलिप्स की भी बात कर लेते हैं। एक एलिप्स होता था ये वर्टिकल एलिप्स। इसमें क्या खास बात होती थी? सेम इक्वेशन है, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। बस खास बात इतनी है कि a इज़ लेस देन b होता है यहाँ पे। तो ये पॉइंट आ गए a,0 -a,0, ऊपर वाला 0,b एंड 0,-b। ये वर्टिकल एलिप्स होता है, पहले वाला हॉरिजॉन्टल एलिप्स था। a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ लेस देन b, आप समझ गए। ठीक, तो RHS में 1 है, ये भी ख्याल रखना है, RHS में हमेशा 1 ही होना चाहिए। x² और y² के बीच में प्लस का ही साइन होना चाहिए। ठीक, तो जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे एरियाज अंडर द कर्व, तो ना, अच्छा ये बताओ पहले तो एलिप्स में और सर्कल में कितना फ़र्क है? a इज़ ग्रेटर देन b हमने देख लिया, a इज़ लेस देन b हमने देख लिया। अगर a इज़ इक्वल टू b हो गया तो क्या होगा? किसी एलिप्स में अगर a इज़ इक्वल टू b हो गया तो क्या होगा? तो नीचे a² LCM आ गया और वो गया RHS में, तो बेसिकली वो सर्कल ही बन जाएगा। अगर a इज इक्वल टू b हो गया तो वो सर्कल बन जाएगा। अच्छा, सर्कल का एरिया कितना होता है ना? तो ये सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर है 0, 0 एंड रेडियस है a, तो ये पॉइंट हो जाएगा a,0 -a,0, 0,b एंड 0,-b। अच्छा, सर्कल का एरिया कितना होता था अगर रेडियस a है? तो सर्कल का कंप्लीट एरिया हो गया πr² या πa² बोलो यहाँ पे, तो बल्कि πa²। और अगर मैं कहूँ सर्कल का सिर्फ एक क्वाड्रेंट लो, यानी कि चौथा हिस्सा, तो कितना एरिया आएगा? πa²/4। सिमिलरली आपको एलिप्स का एरिया हमेशा याद होना चाहिए। देखो सर्कल और एलिप्स में कितना की फ़र्क है। एलिप्स क्या होता है जी? x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। अब a और b डिफरेंट है, तो जब a और b डिफरेंट होते थे तो इसका एरिया क्या आएगा पूरे एलिप्स का? अब एरिया आता है, बहुत ध्यान से देखना, पाई पिछली बार था a², इस बार है a इंटू बी, क्योंकि a और b डिफरेंट है। सेम होते तो b को a डाल देते, पाई a² आंसर आ जाता। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया आता है जी, पाई ए बी। एक एलिप्स का चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, एरिया हमेशा क्या आता है? पाई ए बी। अगर मैं कहूँ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का बताओ, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो यानी कि एलिप्स का चौथा हिस्सा, तब रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा?
पाई ए बी अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन है, लेट से क्वेश्चन है 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36। ठीक, तो मैंने आपको बताया था x² और y² के कोफिशिएंट अगर सेम हो जाते हैं ना, चाहे 9 9 हो जाते, चाहे 4 4 हो जाते, तो मैं पूरी इक्वेशन को 9 से या 4 से डिवाइड कर देता तो ये सर्कल बनता। बट अगर x² और y² के कोफिशिएंट डिफरेंट है तो पक्का ये एलिप्स बनने वाला है। कैसे पता करेंगे? डिवाइड बाय 36, क्योंकि एलिप्स में RHS में हमेशा 1 होना चाहिए। तो मैंने पूरे को 36 से डिवाइड कर दिया। 9x² बाय 36 होगा तो नीचे बचेगा 4, 4y² बाय 36 होगा नीचे तो बचेगा 4 से 36 कटा तो 9 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1 कैसे वाला एलिप्स आया? वर्टिकल एलिप्स आया, जिसमें मेजर एक्सिस आती है 0, b, तो 0,3 एंड 0,-3 एंड माइनर एक्सिस है x एक्सिस, मतलब 2,0, a,0 एंड -a,0। ठीक, तो ये है। कोई कहते इस एलिप्स का एरिया भी बता दो, तो इस एलिप्स का पूरा एरिया हो गया पाई इंटू a इंटू बी, यानी कि 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ईजी। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें सीखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत ज़्यादा नहीं करने, बस थोड़े थोड़े से आइडिया लेना है। तो अगर कोई कहता है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, सीखा हुआ है सबने +1 में, साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, हर 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो नेगेटिव x एक्सिस में भी बन सकता है, तो लाइक दिस। तो 0 π/2, साइन 180 0 होता है, साइन 3 π/2, यानी साइन 270 कितना होता है? -1। फिर लास्ट में साइन 2 पाई, साइन 2 पाई भी कितना होता है? 0। तो -1 से 1 के बीच में ये ग्राफ हमेशा रहता है। -1 से 1 के बीच में ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा। ठीक है जी। अगर कोई कहता है cos x का ग्राफ बनाओ, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ट्राई करना चाहते हो तो करो। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। कॉस भी हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है, कॉस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ होगा कुछ इस तरह से। तो 0 डिग्री, π/2 साइन कॉस 90 डिग्री 0 होता है। फिर पाई, कॉस पाई कितना होता है? -1। फिर कॉस 3 π/2, कॉस 270 पे कितना होता है? 0। लास्ट में एक सर्कल कंप्लीट, कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई अगेन कितना होता है? 1। तो ये भी हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है, उसके बाद तो बस रिपीट होता रहता है। तो ये ग्राफ बनता है जी y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। जनरल बेसिक नॉलेज है, होनी चाहिए। नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शंस। थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसे वी शेप में। तो कोई कहता है y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2, तो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देने हैं, तो 1 2 इस तरह से। कोई कहता है y इज इक्वल टू मॉड एक्स -2, तो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देने हैं, -1 -2 कुछ इस तरह से। कोई आपको कहता है y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ, तो जो मॉड एक्स का था ठीक उससे उल्टा कर देना है नीचे की तरफ। कोई कहता है y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस 2, तो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है, 1 2 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बना के उसको 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है। कोई आपको कहता है माइनस मॉड एक्स -2, तो माइनस मॉड एक्स को 2 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर देना है, कुछ इस तरह से। अब बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, x प्लस 2 मॉड के अंदर है, तो 2 यूनिट से +2 है तो 2 यूनिट से लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो -2, 0 से पास करेगा और ये ग्राफ बनता है मॉड ऑफ x प्लस 2 का। कोई आपको कहता है मॉड ऑफ x -2 ग्राफ बनाओ,
तो -2 मतलब जब माइनस है तो राइट में शिफ्ट होना है, कुछ इस तरह से। तो ये ग्राफ्स की बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। बाकी जिसको मॉड की प्रॉपर्टीज़ पता है, मॉड को कैसे ओपन करते हैं, तो इजीली हम ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ लगा के भी। क्वेश्चंस जब आएंगे तो हम करेंगे, प्रॉपर्टी से ही करेंगे। चलो जी, तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मॉड के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्यूबिक फंक्शंस। तो कोई आपको कहता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करो, तो एक्स क्यूब का ग्राफ होता है कुछ इस तरह से, इस तरह से। कोई आपको कहता है अगर आप ना, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ये शेप्स याद है, आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ लेके भी ये निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स को 1 2 3 4 डालते जाओ, वाई की कुछ कुछ वैल्यूज़ आएंगी, फिर सब पॉइंट्स को प्लॉट करके ज्वाइन कर दो तो यही शेप बनेगी। एक होता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 और क्यूबिंग बोथ साइड करा तो y क्यूब इज इक्वल टू एक्स, तो ये शेप कैसे बनेगी? ये शेप बनती है जी कुछ इस तरह से, ये शेप। देखो दोनों में बड़ा ही बारीक सा फर्क है बट है, तो दोनों शेप्स आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट लास्ट है जी आज का, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शंस। तो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, पढ़ा था हमने, इस तरह से हमेशा बढ़ता ही चला जाता है, तो 0,1 से पास करता है y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। कोई कहे y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है क्योंकि इसकी डिफ्रेंसिएशन हमेशा नेगेटिव आएगी, तो 0,1 से ही पास करता है, ये भी, ये घटेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आता है और कभी ना कभी जाके इन्फिनिटी पे एक्स एक्सिस को टच कर सकता है। ठीक। कोई आपको कहता है लॉगरिदमिक फंक्शन, ध्यान से देखना, फर्स्ट टाइम कर रहे हो शायद आप, y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a में x क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। a क्या होता है? लॉग का बेस भी हमेशा 0 से बड़ा होता है और कभी 1 नहीं हो सकता। लॉग का बेस हमने डिफ्रेंसिएशन की पहली क्लास में पढ़ा था, कभी 1 नहीं हो सकता। तो या तो लॉग का बेस, चलो 0 से तो ठीक है बड़ा होगा, 0 नहीं हो सकता 0 से बड़ा, तो या तो लॉग का बेस 1 भी नहीं हो सकता है ना, 1 से छोटा होएगा या 1 से बड़ा होगा। तो इसमें दो केसेस बनाता हूँ मैं। केस 1, जब लॉग का बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसा बनता है? ध्यान से देखना, ऐसा ग्राफ बनता है, यहाँ पे ये पास करता है जी 1,0 से, इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से, ये ग्राफ है। कभी वाई एक्सिस पे जाके नीचे टच करेगा, इन्फिनिटी पे जाके, माइनस इन्फिनिटी पे जाके, और ये ग्राफ है। केस 2, अगर लॉग का जो बेस है वो 0 से तो बड़ा होना ही होना है, 1 से छोटा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और ग्राफ बनता है ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से। पास अभी भी 1,0 से करेगा बट ये डिक्रीजिंग है। ठीक, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है ग्राफ्स के बारे में, सबको होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। पैराबोला, सर्कल, लाइंस, पैराबोला, सर्कल, लाइंस और एलिप्स, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इसको अच्छे से पढ़ के रखना, ड्रॉ करने आने चाहिए अब आपको। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? एरियाज अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन की एक ही एप्लीकेशन है, एरियाज अंडर द कर्व। थ्योरी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। चले जी, गॉड ब्लेस यू ऑल।